हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। जो प्राकृतिक रेशे हैं वो आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, और प्राकृतिक रेशे जो अपन ने तंतुओं से बनाए थे और फिर कपड़े भी बनाए थे, अगर आपको याद हो तो, कि उनसे वस्त्र किस प्रकार से बनते हैं, ये अपन ने वहाँ पर जाना था। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के बारे में और प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक के बारे में आप जानते हो, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो आपके आसपास आपको देखने को आसानी से मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इसको। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होती है। तो जितने भी कपड़े होते हैं, जो भी पोशाकें होती है हमारी, काय से बनी होती है? कपड़े से बनी होती है। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। तो जो कपड़े होते हैं दो प्रकार के रेशों से बनाए जाते हैं, स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं और दूसरा कृत्रिम स्रोत हो सकते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अन्य घरेलू वस्तुओं को निर्माण हेतु किया जाता है। तो ये जो रेशे होते हैं बहुत सारी घर में काम आने वाली चीज़ों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमारे वस्त्र हैं, ठीक है, गलीचे हैं, फर्श हैं, पर्दे हैं। ये सारी चीज़ें काय से बनती है? कपड़ों से बनती है। और कपड़े काय से बनते हैं? ये रेशों से बनते हैं। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए और सारणी 3.1 को भरिए। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? तो कुछ वस्तुएं कृत्रिम होती है, कुछ प्राकृतिक होती है। आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बताया, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं ना, वो पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, तो जो अपने को पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं। उसके एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, कपास, ऊन, रेशम आदि, अथवा पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा है संश्लेषित रेशे। और क्वेश्चन आ जाए संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं, या कृत्रिम रेशे भी इनको कहते हैं। इनका दूसरा नाम है, संश्लेषित रेशों का ही दूसरा नाम है कृत्रिम रेशे। इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। तो आ गया होगा आपको समझ में, दो प्रकार के रेशे, एक प्राकृतिक रेशे और एक संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? जो पौधों या जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। और संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं? जो बताइए, मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये आ गया समझ में। अब चलते हैं आगे, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। देखो, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको बैक कर लिया करो, थोड़ा सा पीछे करके, और दोबारा से उसको सुन लिया करो। एक बार, 2 बार, 3 बार आप उसको सुन लिया करो, ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 15 से 20 मिनट का होता है। आप चाहे तो पूरे वीडियो को भी दोबारा देख सकते हो। तो ऐसा मत किया करो कि एक ही बार देखो, 2 बार कम से कम देख ही लिया करो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। तो कोई ये माला होती है, जैसे माला का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें क्या, एक धागे में सारे ही मोती जो हैं वो पिरोए हुए होते हैं। सारे मोती कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, ठीक है। चित्र 3.1a अथवा चित्र 3.1b के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों चीज़ें, एक तो पेपर क्लिप है, कागज़ की क्लिप है जो बी में दिखाई हुई है, और मोतियों की माला है जो चित्र ए में दिखाई गई है। अब यहाँ आप देखोगे तो ये मोती जो हैं सारे एक जैसे हैं, ये क्लिप्स भी जो हैं सारे एक जैसे हैं। तो एक जैसी संरचना ने मिल करके एक लंबी श्रृंखला बना रखी है, ठीक है। एक जैसी छोटी छोटी श्रृंखलाओं ने, जैसे कि पेपर क्लिप और मोती, इन्होंने मिल करके एक लंबी श्रृंखला बनाई हुई है यहाँ पर। तो एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। तो संश्लेषित रेशे भी क्या होते हैं? इसी प्रकार से, जैसे कि मोतियों की माला है और पेपर क्लिप को जैसे अपन ने जोड़ करके एक श्रृंखला बनाई, इसी प्रकार से क्या होता है
एक संश्लेषित रेशा भी क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है और वो संश्लेषित रेशे के अंदर जो प्रत्येक छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होती है। तो जिस प्रकार से मोतियों के मिलने से एक माला बनी, उसी प्रकार से छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों के मिलने से क्या बनती है, एक लंबी एक संश्लेषित रेशा बनता है। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं, जो कि छोटी छोटी इकाई क्या होती है, रासायनिक पदार्थ होते हैं। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बड़ी इकाई बनाते हैं, बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, मतलब लंबी सी श्रृंखला बनाते हैं, जैसे कि माला अपन ने बनाई थी मोतियों को जोड़ करके, जो बहुलक पॉलीमर कहलाती है। अब ये जो लंबी श्रृंखला इसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अंग्रेजी में अगर इसको बोला जाए तो इसको पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, पॉलीमर एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉलीमर शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, पॉली तथा मर। तो पॉली और मर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीमर आपको प्राप्त होगा। और पॉलीमर शब्द जो है कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। सॉरी, ग्रीक भाषा का नहीं है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, पॉली का अर्थ अनेक है और मर का अर्थ होता है भाग। तो पॉली का अर्थ है अनेक यहाँ पर और मर का अर्थ क्या है, भाग। तो अनेक भाग, पॉली मर, अनेक भाग। तो अनेक छोटे छोटे भाग मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं। भाग अथवा इकाई भी कह सकते हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर के एक पॉलीमर का या बहुलक का निर्माण करते हैं। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। ठीक है, तो एक पॉलीमर क्या होता है, बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से बना होता है। पॉलीमर जो कि क्या है, एक संश्लेषित रेशा है। वो संश्लेषित रेशा क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों के मिलकर बना होता है और छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। तो कपास जो है वो भी एक बहुलक है, लेकिन हम यहाँ पर प्राकृतिक बहुलक की बात नहीं कर रहे हैं, कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक जो है उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम अपन संश्लेषित ही पढ़ेंगे। लेकिन जो कपास है वो भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, जो सेल्यूलोज कहलाता है। और जो कपास है उसको क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। इसका जो बहुलक है उसको किस नाम से जाना जाता है, सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेल्यूलोज काय से निर्मित होता है, ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या समझा, बहुलक के बारे में समझा। बहुलक क्या होता है, जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो बहुलक होते हैं। और बहुलक काय से मिलकर के बने होते हैं, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। जिस प्रकार से एक जो माला होती है मोतियों की, वो बहुत से छोटे छोटे मोतियों से, एक जैसे मोतियों से मिलकर के बनी होती है, इसी प्रकार से एक बहुलक छोटी छोटी एक जैसी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिससे क्या कहते हैं, इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे और मर का अर्थ होता है इकाइयाँ। ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर के क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है या बहुलक बनाती हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार, नेक्स्ट टॉपिक है अपना। तो संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो रेशा है हमारा वो है रेयॉन। तो रेयॉन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपने कक्षा 7th में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम जो होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के बारे में अपन ने पढ़ा था। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। तो चीन में इसकी खोज हुई थी और लंबे समय तक क्या करते थे, राजा महाराजा इसको कड़ी सुरक्षा में रखते थे ताकि किसी को पता न चले कि रेशम कैसे बनाया जाता है। रेशम रेशों से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। तो रेशम के जो रेशे होते हैं उनसे जो कपड़ा बनता है वो बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। परंतु इसकी सुंदर बुनावट, टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। लेकिन वो इतना अच्छा होता है, इतना सुंदर होता है कि हर कोई उसे पसंद करता है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। तो रेशम को क्या किया, कृत्रिम रूप से बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए साइंटिस्ट लोगों के द्वारा कि इसको कृत्रिम रूप से कैसे बनाया जाए। प्राकृतिक रूप से तो ये प्राप्त किया ही जाता है, लेकिन कृत्रिम रूप से अगर इसको बनाया गया तो ये सस्ता होगा, इसलिए
साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे और रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। तो 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट लोगों ने वो रेशा प्राप्त कर लिया, बना लिया। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। तो ये बनाया कैसे गया, काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो इसको रेयॉन तो बोला ही जाता है और एक और नाम है इसका कृत्रिम रेशम। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो जो रेयॉन होता है वो प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से बनता है। ठीक है, जो रेयॉन बनाया जाता है वो प्राकृतिक स्रोत से बनाया जाता है, जो कि काष्ठ लुगदी है। लकड़ी बनाने के लिए जो लुगदी यूज, लकड़ी की लुगदी बनाई जाती है, उससे ये बनाया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है और ये कैसे बनता है, मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए मानव निर्मित रेशा है, प्राकृतिक रेशा नहीं है, संश्लेषित रेशा है। ठीक है, मानव निर्मित रेशे को क्या बोला था अपन ने, संश्लेषित रेशा कहा था। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। ठीक है, रेशम से सस्ता होता है और रेशम के समान इसे बुनकर रेशम से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है, किसी भी रंग में आप रंग भी सकते हो इसको। और रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। ठीक है, तो या तो इसकी चादरें या कालीन या गलीचे इसके बनाए जाते हैं। गलीचे क्या होते हैं, जो कि घर में बिछाए जाते हैं। देखो यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है, ये गलीचा है, जो बड़ी सी चादर है। ये गलीचे का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना नायलॉन। तो नायलॉन के बारे में जानते हैं। नायलॉन एक सामान्य निर्मित रेशा है। तो नायलॉन जो होता है एक सामान्य निर्मित, एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। तो मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाया जाता है ये भी। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त किया गया था। ठीक है, 1931 में सबसे पहले इसको बनाया गया था, का उपयोग किए बनाया गया। ठीक है, तो बिना कच्चे माल का उपयोग किए, प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग इसमें नहीं किया गया था। बिल्कुल ये पूरी तरह से संश्लेषित रेशा है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। तो कोयला, जल और वायु, सिर्फ 3 चीज़ें इसको ली गई और इन्हीं से इसको बनाया गया। ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। तो ये प्रथम संश्लेषित रेशों में सबसे पहला रेशा है, सबसे पहले इसी को बनाया गया था। किससे को, नायलॉन। तो बताइए बच्चों, प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा है, नायलॉन। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। नायलॉन जो रेशा था वो कैसा था, प्रबल था, प्रत्यास्थ था और हल्का था। यह एक चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। ठीक है, ये बहुत ही हल्का था और चमकीला था और धुलने में बहुत ही सुगम था, आसानी से इसको धोया जा सकता था, अतः कपड़े निर्माण के लिए बहुत ही प्रचलित हुआ। कपड़े इससे बनाए गए और लोग इसको पसंद करते थे क्योंकि धुलने में आसान था। ठीक है, चमकीला था और अच्छा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत ही प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? तो नायलॉन रेशा, हाँ, तो ये सही बात है। इससे चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाए जाते हैं और पैराशूट भी बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। यह नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं। हम जो हैं नायलॉन से निर्मित बहुत सारी वस्तुएं जो अपने रोज़ काम में आती है, जैसे कि जुराबे, मोजे जो अपन यूज़ करते हैं, रस्से हैं, तंबू है, दांत साफ करने का जो ब्रश होता है वो भी नायलॉन का बना होता है। कारों की सीट के पट्टे, जो सीट बेल्ट होती है वो, स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं, शयन थैला जो कि जिसको कहा जा सकता है, जिसमें बाहर कहीं पे अगर अपन ऐसी जगह हो जहाँ बिस्तर ना हो तो स्लीपिंग बैग्स का वहाँ पर उपयोग किया जाता है सोने के लिए। पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट
और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो नायलॉन का तार जो होता है वो इस्पात या लोहे के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो इतना मजबूत होता है नायलॉन, इसलिए ये सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती है। बूझो यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उसे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी का निर्माण कर सकें? तो हाँ, ये सही बात है, ये बहुत मजबूत होते हैं और रस्सी या पैराशूट इससे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप में आपको कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। यहाँ पर अपन एक जो लेंगे स्टैंड लेंगे, स्टैंड पे अपन ने क्या किया, एक धागा बांध दिया जो कि आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। और चित्र में धागा बांध करके अपन ने क्या किया, एक पलड़े जैसा यहाँ पर इससे बांध दिया। और पलड़े में आपको क्या करना है, बारी बारी से लेकर के कभी ऊन का या कभी सूती जो धागा होता है, कभी प्लास्टिक का धागा होता है, अलग अलग प्रकार के धागे, टेरिकॉट के, पॉलिस्टर के, ये सारे धागे लेकर के लेने आपको। और सभी धागों की जो मोटाई है और लंबाई है वो एक जैसी होनी चाहिए। अब इसको इस तरह से बांध दो और पलड़े में क्या करना है, आपको वजन रखते जाना है। तो पहला जो धागा आप रखोगे, कोई भी धागा, वो धागा वजन रखते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो धागा टूट जाएगा। ठीक है, तो वो वजन जो है वो आपको नोट करना है। इस प्रकार से प्रत्येक धागे को आपको यहाँ पर बांधना है और बांध कर आपको ये चेक करना है कि कौन सा धागा कितना वजन सहन कर सकता है। तो जो धागा जितना वजन सहन कर पाएगा वो धागा उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रयोग है, वैसे एग्ज़ाम में नहीं आता। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन ना लें, मैंने आपको समझा दिया है वैसे। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है संश्लेषित रेशों में, वो है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। ठीक है, तो पॉलिएस्टर और एक्रिलिक की बात करते हैं। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। तो पॉलिएस्टर जो है ये भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इस रेशे में बने कपड़े से आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। तो आसानी से इसमें सिलवटें भी नहीं पड़ती है। सिलवटें नहीं पड़ती मतलब ऐसा कपड़ा है ना, इसको बार बार प्रेस करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। तो ठीक है, तो ये सपाट है और आसानी इसको धोया जा सकता है और अतः ये वस्त्र सामग्री हेतु एकदम पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। वस्त्र बनाना इससे अच्छे से हो जाता है, वस्त्र इससे अच्छे बन जाते हैं। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीज़ें और अन्य परिधान पहने हुए अवश्य देखा होगा। तो लोग जो होते हैं पॉलिएस्टर की शर्ट्स पहनते हैं, साड़ियाँ भी आती है इसकी। ठीक है, तो कपड़े इससे बनाए जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा, हो सकता है आपको पता नहीं हो टेरिकॉट ये जो पॉलिएस्टर होता है कैसा होता है, लेकिन पॉलिएस्टर के कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलिन क्या है, पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। ठीक है, तो टेरिलिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टेरिलिन क्या है, तो पॉलिएस्टर का एक प्रकार है, पॉलिएस्टर के अंदर ये आता है। पॉलिएस्टर कई प्रकार के होते हैं, उसी में से एक प्रकार है टेरिलिन। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। ठीक है, तो इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, बहुत महीन रेशे इसके बनाए जा सकते हैं, मतलब पतले पतले धागे इसके बनाए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतले, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। तो और जैसे तंतुओं को बुन करके कपड़ा बनाया जाता है, उसी प्रकार से इसके जो पतला धागा होता है इसको भी बुन करके क्या बनाया जा सकता है, कपड़ा बनाया जा सकता है। तो पहले यहाँ पर कुछ जानना चाहती है, मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचय के लिए पेट जार खरीदती है। मैंने जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर ये पेट होता क्या है। ठीक है, तो पहले ही जानना चाहती है पेट क्या होता है, मम्मी हमेशा यही लाती है। तो चलिए जानते हैं। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। तो पेट जो है वो बहुत ही अच्छे प्रकार का सुपरिचित प्रकार का मतलब पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। ये भी जैसे टेरिलिन अभी अपन ने देखा, वैसे पेट भी क्या है, पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। तो बोतलें हैं, बर्तन है, फिल्म है, तार है, इन सभी चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। ठीक है, तो पॉलिएस्टर से जितनी भी आपके आसपास चीज़ें हैं उनकी आप सूची बना सकते हो। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, इसको तोड़ेंगे अपन पॉलिएस्टर वर्ड को,
तो दो शब्द प्राप्त होते हैं यहाँ पर अपन को, एक होता है पॉली और एक होता है एस्टर। वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। तो जो एस्टर होता है वो छोटी छोटी इकाइयों की, एस्टर की इकाइयों की, मतलब एस्टर की बहुत सारी इकाइयों से बन। पॉली का मतलब आपको पता है बहुत सारे, और एस्टर का मतलब क्या होता है, एस्टर एक प्रकार का रसायन है। एस्टर का मतलब एस्टर ही होता है। तो बहुत सारे एस्टर से मिलकर के क्या बना होता है, पॉलीएस्टर बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तो एस्टर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जो कि क्या करते हैं, फलों को गंध प्रदान करने का काम करते हैं। इनसे निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट आदि नामों से जाने जाते हैं या बेचे जाते हैं। तो ये पॉलीकॉट है, पॉलीवुल है, ठीक है, टेरिकॉट है। तो इसके नाम से, इन नामों से इनके कपड़े जो है पॉलिस्टर के कपड़े मिलते हैं। तो कभी क्वेश्चन आता है इसका बहुत अच्छा सा, तो टेरिकॉट क्या है, तो टेरिकॉट क्या है, एक प्रकार का पॉलीएस्टर है, ठीक है। और हो सकता है पॉलीकॉट का आ जाए इस बार, पॉलीवुल का आ जाए इस बार। तो ये काय से बने होते हैं, पॉलीएस्टर से बने होते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के रेशों से मिलकर के क्या बने होते हैं, पॉलिएस्टर बने होते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, ठीक है। पॉलीकॉट क्या है, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवुल क्या है, पॉलीवुल और पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। पॉलीवुल क्या है फिर, पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण। तो अगर कोई पूछ ले पॉलीकॉट क्या है, तो पॉलिएस्टर और कपास को मिलाकर बनता है। और पॉलीवुल कैसे बनता है, पॉलिएस्टर और ऊन को मिलकर के पॉलीवुल बनता है। वुल का मतलब ही ऊन होता है, ठीक है। तो ऊन को इंग्लिश में वुल कहते हैं। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि पॉलिएस्टर और ऊन को मिलकर के ये बनता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदस्य दिखाई देते हैं। तो बहुत सी शॉल होती है, स्वेटर्स होते हैं, अपन को लगता है कि ऊन से बने हैं, लेकिन वास्तव में वो ऊन से नहीं बने होते हैं, कृत्रिम ऊन से बने होते हैं, जो कि अपन ने भी जाना, पॉलीवुल से बने होते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। तो ये जो स्वेटर वगैरह होते हैं, ये अन्य प्रकार का रेशा भी होता है, उसे कहते हैं एक्रिलिक। तो एक्रिलिक से ये बनाए जाते हैं, जो कि अपन को ऊन जैसा दिखते हैं, लेकिन ये बने कैसे होते हैं, एक्रिलिक से बने होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक जो होता है, बनी वस्तुएं जो होती है अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। वे विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे वे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। तो एक्रिलिक या संश्लेषित रेशे जो होते हैं आसानी से रंगे जा सकते हैं, सस्ते भी होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इन्हें ही लेना पसंद करते हैं प्राकृतिक ऊन की अपेक्षा। और प्राकृतिक ऊन जो होती है बहुत महंगी होती है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7th में आप कर चुके हैं। सभी प्रकार के रेशे लिए थे, उनको जलाया था, कैसी गंध आती, कैसी स्मेल आती है, आपने वहाँ पर जाना था। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। तो अगर उनको जलाओगे तो अलग तरीके से जलेंगे, एकदम से चिपक जाएंगे, ठीक है। जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो, प्राकृतिक रेशे ऐसा नहीं करते, वो चिपकते नहीं हैं। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं, ठीक है। तो गर्म होकर पिघल कर वो चिपक जाते हैं, अपनी स्किन से भी चिपक जाते हैं अगर स्किन के पास है तो। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाए तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है, ठीक है। तो अपने जो वस्त्र होते हैं अगर वो संश्लेषित रेशों के हैं तो उनमें आग लग जाए तो वो अपनी त्वचा को चिपक सकते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और त्वचा भी उनके साथ निकल जाएगी। फिर कपड़ा पिघल जाता है और ये पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं, जब भी आग के पास आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको नहीं पहनने चाहिए। जैसे रसोई घर है, प्रयोगशाला है, या पटाखे चलाते समय भी आपको ये नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये जल करके अपनी स्किन से चिपक सकते हैं। ओहो, अब मैं समझी कि माँ जो है रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र ही क्यों पहनती है। तो पहली भी अब समझ गई है, आप भी समझ जाइए। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है, पॉलिस्टर या प्राकृतिक रेशे
कृत्रिम रेशे नहीं पहनने, संश्लेषित रेशे नहीं पहनने हैं, ओनली प्राकृतिक रेशे ही आपको ऐसे स्थानों पर पहनने हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार होते हैं। तो संश्लेषित रेशे जो होते हैं इनका का जो कच्चा माल होता है वो पेट्रो रसायन होता है, पेट्रो रसायन से ही ये तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज, और कल जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है संश्लेषित रेशे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।